ओके, सो आई होप सबको अब ये दिखाई दे रहा होगा। ये जितनी इसकी साइज है ना, ये शायद सबको दिखाई दे रही होगी कंसिडरिंग दिस पार्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह सिखाता हूँ। देखो मेन क्या है ना, यहाँ पे थ्योरी की रिवीजन हो जाने के बाद एप्लीकेशन आना ज़रूरी है। सो देखते हैं। ओके, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग। कैसे करते हैं इक्विवेलेंट वेट? तो यहाँ पे ये एसिड है और ये हमें मालूम है 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन देता है, मतलब ये एन फैक्टर इसका हो गया 2। ठीक है, मॉलिकुलर वाट मॉलिकुलर वेट निकालेंगे जो कि 98 है, हमने बहुत बार निकाला है तो याद हो गया, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 54। 54, ठीक है, यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, NaCl के बारे में बात करें तो कोई रेशियो वगैरह नहीं है। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा उसका? ये 23 प्लस 35.5, एडिशन कर दो, वही ग्राम इक्विवेलेंट, डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 1 ही है, तो डिवाइड क्या किससे, 1 से ही करोगे तो कोई सवाल ही नहीं आता उस चीज़ का। ठीक है, NaOH यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे NaOH में सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 1 ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे भी कुछ करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है। वैसे अ, ये देखा जाए तो कुछ मतलब अगर ये सॉल्ट नहीं होता तो कुछ ज़रूरत नहीं। ठीक है, लेकिन अब ये सॉल्ट है तो एन फैक्टर में एक फैक्टर क्या था कि हमें ये भी देखना था कि उस पर चार्जेस है कि नहीं। तो ये अगर आप डिवाइड करोगे तो कैसे चार्ज बनेगा या कैसे डिसोसिएशन इसका कैसे होगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो चार्ज कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये कैलकुलेट कैसे करोगे? सोडियम का मास 23, वो भी 2 टाइम्स, तो मैं 23 2 बार लिखता हूँ, प्लस कार्बन का मास 12, प्लस ऑक्सीजन का मास 3 टाइम 48, डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा 2। ये 2 कहाँ से आ गया, सबको समझ में आया क्या? ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने में आपको डिवाइडेड बाय क्या करना है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो कोई इश्यू नहीं आता फिर। ओके, और ये 54 नहीं, ये 49। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? चलो, नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन लेता हूँ। यस, कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर, नो सर। हाँ, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा नॉर्मेलिटी को क्या है कैसे है। ओके, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन formed by dissolving 0.2 ग्राम NaOH to make 250 ml सॉल्यूशन। तो सबसे पहले चलो 2 मेथड है, इसमें से एक मेथड तो बहुत सिंपल, एक मेथड मुझे मतलब यहाँ पे तो NaOH है ना, तो ये कितने आयंस देता है, तो ये एक ही, ये बेस है तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही OH माइनस दे रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बहुत कन्वर्ट करने जैसा पॉइंट नहीं है नॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, तो इस केस में अगर हम सिर्फ सीधा सीधा कैलकुलेट करें, हम मोलैरिटी निकालें, मोलैरिटी कैपिटल M है, ओके, विच इज नथिंग बट मोल्स ऑफ वॉट NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके मोल्स निकालने, हमें क्या दिया है, ग्राम दिया है, तो पहले तो मोल्स निकालें। कैसे निकालेंगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट 0.2, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 23 प्लस 16 प्लस 1, 40। 40 आता है। ओके, डिवाइडेड बाय 40, तो ये रेशियो कितना आएगा? 0.02 डिवाइडेड बाय 4, एज इट इज रखते हैं इसको, छोड़ो। ठीक है,
तो ये इसका आ गया मोल। तो ये देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्लेस करने जा रहा हूँ उसको मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए। 0.02 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गए मोल्स। डिवाइडेड बाय 4 मतलब ये मोल्स हो गए। नेक्स्ट क्या है, ml। 250 ml को आप लीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ऐसा यूनिट तो हमारा लीटर था। ml टू लीटर कन्वर्ट करना है, कैसे करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 250 इंटू 10⁻³ अब -3 की जगह पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करो, 1 2 एंड 3, तो इट बिकम 0.25, राइट। तो इसको सीधा है डिवाइडेड बाई है ना, तो यहाँ पे 0.25। ओके, कितना आ गया, 4 इंटू 0.25 1 आता है, ऊपर का वैल्यू एज इट इज। आंसर कितना आएगा मोलरिटी का, हेलो, आवाज आ रही है, आ रही है सर। ओके। चलो, तो हाँ यहाँ पे बताओ कि वैल्यूज कितनी आ गई, ऑब्वियसली 0.02, ठीक है। ओके, सो नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कितनी होगी, जितनी मोलरिटी है उतनी नॉर्मलिटी, क्यों, क्योंकि कन्वर्टिंग फैक्टर 1 है। ओके, कन्वर्टिंग फैक्टर 1 है, इसलिए नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी सेम आ गई। सर माझा आन्सर 2/10⁻² आला. 10⁻², नहीं देखो 2. यहाँ पे ना हमने ये ग्राम एज इट इज लिया है, तो अगर इसको मोर करेक्ट क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर देखा जाए ना तो इस पे मोलरिटी पे भी पूरा कैलकुलेशन करने के बाद तो हमें यहाँ पे भी कन्वर्ट करना चाहिए था, ये ग्राम नहीं ले सकते किलोग्राम में, तो इंटू 10⁻³ ये 1 2 3, एक मिनट, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे कैलकुलेशन में, सिंपल तो कैलकुलेशन है, किधर गया, सर हाँ सर माझा आन्सर 1/50 येते. कितना आता है किटी, 1/50 1/50 नहीं, 50 नहीं, म्हणजे पॉइंट आता 2 डेसिमल पॉइंट आहेत बघा वरती आणि खाली, मग ते 10 इंटू म्हणजे कन्वर्ट करायचं म्हणलं तर 10 इंटू 2 येईल ना. सर माझं पण सेमच येत आहे. किती येत आहे, किती येत 1/50. 1/50, 50. हो. ओके, मतलब 0.2 ना, 1/50 मतलब 0.2 ना, हम्म. कहाँ पे गलती हो हाँ रही हाँ है, हाँ. मेरी कहाँ पे गलती हो रही है, एक मिनट हाँ। एक मिनट, तो मुझे सिर्फ देखने दो मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, इसको देखने दो, मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था। ओके, गलती यहाँ पे हो गई, चलो, एक मिनट अच्छे से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, कंफ्यूजन हो, एक मिनट दे दो, यही न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, कहाँ गया, कॉपी पेस्ट, हाँ सबसे पहले इसके मोल्स निकालते हैं, मोल्स, इसका वेट है 0.2 डिवाइडेड बाय मोल्स, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद कितना आता है, अब मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, 0.005, ये हो गए इसके मोल्स, ठीक है। अब हमें निकालना है पहले तो मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी में मोल्स ऑफ NaOH
जो कि है 0.005 डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम, लेकिन ml में नहीं चाहिए, लीटर में चाहिए। तो लीटर में तो 10⁻³ ठीक है। तो 250 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ओके, और +3 मतलब डेसिमल 3 से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 एंड 3 से शिफ्ट करना पड़ेगा। 5 डिवाइडेड बाय 250 ऐसे करना पड़ेगा। कितना आंसर आ गया? 0.02। 0। ये हमारा आंसर है। ओके, म्हणजे 1/50 चं 0.02 झालं सर. हाँ बराबर है ना. सर म्हणजे 1/50 चालणार नाही का? चल ऑप्शन आहेत ना तुमच्याकडे, ऑप्शन बघावं लागतील ना. ठीक आहे. ऑप्शन ओके. सो मुझे तो मोल्स का क्वेश्चन देना था, मुझे मोल्स के क्वेश्चन मिले ही नहीं. ये तो मोल का क्वेश्चन बेसिकली है ही नहीं. इसका नॉर्मेलिटी का एक नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन एटलीस्ट लेना चाहता हूँ, ताकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेना चाहता हूँ. एक नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको ना क्वेश्चन दे रहा हूँ. तो मुझे नोट्स में ही ढूंढने पड़ेंगे. आई थॉट कि नेट पे इजीली मिल जाएगा, लेकिन मिल नहीं रहा, तो नोट्स पे ही ढूंढने पड़ेंगे. तो सवाल ही नहीं होता, घूम फिर के अपने यहाँ पे ही आना पड़ता है. ओके, ये क्वेश्चन को ट्राई करो. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलैरिटी ऑफ N/2 500 ml सॉल्यूशन ऑफ H2SO4. तो ओके, इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचा है क्या, कैसे करना है, क्या करना है? क्योंकि उन्होंने क्या दिया, देखो N/2 मतलब नॉर्मेलिटी N/2 दिया है ना. ओके, और एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जिससे सिंपली आप नॉर्मेलिटी टू मोलैरिटी कन्वर्ट कर लोगे. ठीक है, किसी को मालूम है क्या? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलैरिटी. N मतलब वही फैक्टर, कन्वर्टिंग फैक्टर जो हम यूज करते थे ना नॉर्मेलिटी के लिए, राइट? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर. तो वही यहाँ पे वही N फैक्टर है. तो मोलैरिटी टू नॉर्मेलिटी कन्वर्ट करने के लिए N फैक्टर. ओके, अब यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी दी है. ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल टू मोलर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली इसी फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए. ये हमारा फाइनल एकदम आंसर नहीं आ जाएगा, लेकिन ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो कैसे होगा, एकदम सिंपल है. नॉर्मलिटी कितनी दी है? N/2 इज इक्वल टू H2SO4 की मोलरिटी कितनी है? कन्वर्टिंग फैक्टर 98 नहीं 2H प्लस 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. ठीक है, सिर्फ उतना ही कन्वर्जन तो करना है. तो 2 इंटू मोलरिटी. ओके, अब ये नॉर्मेलिटी है तो n लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि N/2 लिखा है ना, तो ये नॉर्मेलिटी हाफ नॉर्मेलिटी बेसिकली. N/2 का मतलब होता है हाफ नॉर्मेलिटी. n मतलब 1 नॉर्मल डिवाइडेड बाय 2 मतलब हाफ नॉर्मल. तो ये फिर से n लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, 1/2 लिख सकते हैं आप. सो मोलरिटी बिकम्स हाउ मच? 1/4. ये मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, तो ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1/4. ये हो गई हमारी मोलरिटी. एंड बाद में निकालना है मोल्स. तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, मैंने गलती से m लिखा. मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम.
तो मोलरिटी को यहाँ पे डालो, मोल्स कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम आपको दिया है, ट्राई करो। मैं तब तक नॉर्मलिटी का क्वेश्चन लेकर ना। आंसर आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई? m इंटू वी, मोल्स इज इक्वल टू कितना आ गया? v कितना है ये, m कितना है? m 1/4। वॉल्यूम कितना है? ml में, लीटर में लेना पड़ेगा। 1000 ml मतलब 1 लीटर, 500 ml मतलब हाफ लीटर। तो यहाँ पे मैं हाफ ले लूँ तो मोल्स मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मोल्स, फाइनल आंसर 1/8 आएगा। नहीं आया शायद, क्या आया? आंसर आया कि नहीं? सर मी ते कॅल्क्युलेट करत बसतो होतो मोल्स वगैरे. अच्छा, ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अब थोड़ा सा जो एग्जाम में आए थे ना वो क्वेश्चन। हाँ, फिलहाल जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ वो जो आपको दी है ना नीट की, वही यूज कर रहा हूँ इस चैप्टर के लिए। कल से मैं दूसरी बुक यूज करूंगा, ये आपको सिर्फ होमवर्क के लिए रहेगा, तो इस पे से क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क के लिए कल से ये करेंगे, ठीक है। नीट के क्वेश्चंस को ट्राई करूंगा मैं, लेकिन दूसरे बुक से ट्राई करूंगा, क्वेश्चन तो ज़्यादा चेंज होंगे नहीं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम इथिलीन? तो इथिलीन में नहीं, इथाइलिन में। बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले क्या लगता है सबसे पहले क्या करूं? आप बताओ, मैं लिख करते जाऊंगा वैसे। अब ये कंबशन रिएक्शन है ना, पहले कंबशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। बताओ कोई कंबशन रिएक्शन क्या होगी इसकी? अच्छा, इथाइलिन का केमिकल फॉर्मूला बोलो फास्ट। तर C2H4. ओके, C2H4 कंबशन करना है, प्लस क्या लिखते हैं? CO2। CO2 नहीं, CO2 प्रोडक्ट साइड होता है। कंबशन में प्रोडक्ट CO2 होता है हर बार। कंबशन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्लस क्या बचा? H2O. वाटर। वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करो फास्ट, चलो। कार्बन 2 है, 2CO2. 3H2. 3 का 2 है, 2H2O। 2H2O
ऑक्सीजन कितने? हाँ ऑक्सीजन 2O2 नहीं, 2O2 सर 2O2 बरोबर नहीं, कैलकुलेट करो ऑक्सीजन। 4 3O2 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 6 हाँ 3O2 नेक्स्ट, ये कितना 2.8 किलोग्राम दिया है इथिलीन, 2.8, तो हम किलोग्राम में यूज नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? 0.028 ग्राम नहीं इंटू 10⁻³ हाँ 10⁻³ नहीं नहीं नहीं, ग्राम में कर रहे हो ना, छोटा यूनिट 10⁻³ ग्राम। ओके, डिवाइडेड बाय, मतलब इसको मैं क्या करूँ, ये किलोग्राम या ग्राम में है, चलो ग्राम में, मुझे सारे यूनिट किस में चाहिए, मोल में चाहिए ना, कैसे करूँ अभी, मोल में कैसे करूँ इसको? मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट मोल एन अपन मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, C2H4, एक कार्बन का 12, दो कार्बन का 24 प्लस 4 कितना हो गया 28 28, ओके, यूनिट ग्राम पर मोल ना, तो मैं इसको 28 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये आ गए मेरे इसके मोल्स, जो कि मैं लिखूंगा ग्रीन कलर से, कितने आए? 1 into 10⁻⁴ सर 0 सर 100 मोल्स। हाँ सेम सेम, 100 मोल्स लिखो या 0.1 इंटू 10⁻3, ओके। रिएक्शन की तरफ देखो, अगर ये इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 1, 1 अगर ये 1 मोल चाहिए तो ऑक्सीजन कितने मोल चाहिए 3 3, अगर ये सपोज सिंपल फॉर्म में 100 मोल है तो ये कितने मोल चाहिए O2, ये मतलब O2 कितने मोल चाहिए? अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल चाहिए थेरोटिकली, 300 300। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 300 मोल हो गया, लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए, वेट, कैसे निकालोगे, मोल टू वेट का कन्वर्जन कैसे करोगे, वही फॉर्मूला, मोल का क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर, तो इस वेट के लिए इक्वेशन को चेंज कर दूंगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं ना, सॉरी वेट निकालना है ना, मोल्स है हमारे पास, ऑक्सीजन का वेट निकालना है, वेट कैसे निकालोगे, मोल्स कितना है 300 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, बताओ कितना करूँ? 0.1 into नहीं 10⁻³ नहीं, ये क्या है, मोलर मास है ना, किसका, C2H4 नहीं, किसका निकालना है, ये तो हो गया ना, ये तो खत्म हो गया ना सिचुएशन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, अब इस कॉलम से हम इस कॉलम में आ गए ना, अभी ये इसका कॉलम था, इथिलीन का कॉलम था ना ये हो गया, अभी हाँ ये अब ये पूरा ऑक्सीजन के बारे में बात है, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32 32, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 32 कर दो, यूनिट क्या होगा, ग्राम। क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आप ग्राम में ले रहे हो, तो ये ग्राम में आएगा, ठीक है, बताओ कितने ग्राम आ रहे हैं, चाहे बाकी भी छोड़ दो, तो भी आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, देखो तो, 9600 यस, सो बेसिकली सिर्फ मल्टीप्लिकेशन भी कर दो, 6 9 और यहाँ पे डबल 0, ठीक है, और इसको ग्राम में है, किलोग्राम में करना, ऑप्शन सारे किलोग्राम में है ना, किलोग्राम में करना है तो फिर से 1 2 3 डिजिट शिफ्ट कर दो 9.6, ओके। सर सिंपल काय म्हणजे नाही का असं ट्रिक नाही आहे का की लगेच कळणार असं ही ट्रिक, ही जे कॉलम केलेत ना मी, ही ट्रिक, थोडेसे लेटेस्ट घ्यायचा प्रयत्न करतो,
कळलं सर. एक मिनिट हा, हे करू दे. रिॲक्शन नाही, याच्यावरचे क्वेश्चन अशाच टाईपचे येतात. मोल्स मधले क्वेश्चन येतात, कन्व्हर्जनचे क्वेश्चन येतात, मोल्सचे कन्व्हर्जनचे क्वेश्चन येतात. Volume of CO2 obtained by the complete decomposition of 9.85 gram of BaCO3. तर सगळ्यात पहिल्यांदा काय करावं लागेल, रिॲक्शन लिहावं लागेल BaCO3. सांग. स्टडी कंपोजिशन रिएक्शन म्हणजे त्यात काय असतं? डिकम्पोजिशन रिॲक्शन म्हणजे मोठा मॉलिक्यूल छोट्या मॉलिक्यूल मध्ये ब्रेक होणं, त्याला आपण डिकम्पोजिशन रिॲक्शन म्हणतो. CaCO3 डिकम्पोज होतो म्हणजे ब्रेक होतो कशामध्ये, CaO प्लस CO2. तिथून ब्रेक झाला ना तो, दोन मॉलिक्यूल झाले ना ते, डिकम्पोजिशन. अच्छा, BaCO3 gives BaO CO2. आणि त्यांनी क्वेश्चन मध्ये पण दिलंय बघा, व्हॉल्यूम ऑफ CO2 ऑप्टेन, म्हणजे हा मिळणार आहे, म्हणजे CO2 मिळणार, म्हणजे तुम्हाला मिळणार आहे, हा. डिकम्पोजिशन रिॲक्शन पण दिलेली त्यांनी ऍक्च्युअली वर्डिंग मध्ये. ठीक आहे, आता फक्त एकच प्रश्न राहतो की तुम्हाला मॉलिक्युलर वेट माहिती असायला किंवा त्यांनी गिवन पाहिजे. तर मी तर तुम्हाला गिवन देतोय, गिवनच पाहिजे होतं. 197.3 हे BaCO3 चं मॉलिक्युलर वेट आहे ग्रॅम मध्ये, मॉलिक्युलर वेट आहे. ठीक आहे, जे कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला यूज करायचे तसे कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही पाहिजे तर यूज करू शकता. बर, तुम्हाला शॉर्टकट पाहिजे, मी शॉर्टकट देतो याच्यामध्ये, आणखीन एक शॉर्टकट देतो. ओके, हे बघा बरं आता, रिएक्शन बॅलन्स आहे का पटकन, यस नो, रिएक्शन बॅलन्स हा आहे. सर, हा सर. येस. आपल्याला BaO चं काही घेणं देणं नाही, त्याच्यामुळे ह्या BaO ला तुम्ही निग्लेक्ट करा. ठीक आहे, याचा काही संबंध आपल्याला सध्या तरी घ्यायचा नाही. नेक्स्ट, याचं वेट थेरॉटिकली जर काढलं तर आपल्याला थेरॉटिकल दिलेलं आहे, म्हणजे 1 मोलचं असेल ना, तर हे किती दिले, 197.3. बरोबर आहे, 197.3 ग्रॅम. ओके, आता मी तुम्हाला काय शिकवलं की ग्रॅमचं कन्वर्जन मोल मध्ये करा. ओके, मग मोलच्या कन्वर्जन वरनं याची मोल काढा, मग याच्या मोलच्या कन्वर्जन वरून पुन्हा याचं वेट काढा. ओके, तर एवढं सगळं करत बसण्यापेक्षा डायरेक्ट कन्वर्टिंग फॅक्टर तुम्हाला शिकवतो, 2 मिनिटांमध्ये निघेल. सपोज आता हे किती दिलेलं काय दिलेलं डोक्यात नाही घ्यायचं. सपोज हे एवढंच आपल्याकडे असतं, 197.3 ग्रॅम असतं. ठीक आहे, आपल्याला विचारलंय काय, CO2 ऑप्टेन किती मिळाला असतो CO2, हेच मॉलिक्युलर वेट. 197 च्या कमीच भेटला असतं. नाही नाही नाही, तसं लॉजिक तसं. रिएक्शन बॅलन्स आहे, मी याचं 1 मोल रिॲक्ट केल्यानंतर याचे किती मोल मिळतील CO2 चे, 1च भेटणार. 1च. बर, हा आहे सॉलिड, त्याच्यामुळे याचं आपण मोजलं वेट. पण हा एक गॅस, याचा आपण वेट नाही मोजत, आपण काय मोजतो, 1 मोल गैस म्हणजे काय. अच्छा, दिशा को समझ में नहीं आ रहा होगा, दिशा बता दो आप, मैं बीच बीच में मराठी बोलना चालू कर देता हूँ. ओके, कोएफिशिएंट मराठी देखो, कळत नाही सर. यहाँ पे देखो 1 मोल है, 1 मोल है ना, तो ये सॉलिड है. ठीक है, ये क्या कितना बनाएगा, ये 1 मोल ही बनाएगा, और 1 मोल मतलब ये गैस है ना, तो हम क्या करेंगे इसको 22.4 लीटर बनाएगा ना ये. यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, मुझे ये बताओ. हा सर. येस सर. ओके, तो अब सिंपल कन्वर्जन क्या करता हूँ, अगर 197.3 ग्राम है तो ये 22.4 लीटर CO2 देगा, लेकिन हमारे पास कितने ग्राम है, 9.85 है, तो 9.85 ग्राम होगा तो ये कितने लीटर देगा, इसको मैं अननोन x कहता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, सिंपल मेरा आंसर एक स्टेप में आ जाएगा. इजी है कि नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन तब तक मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ. 9.85 divided by 197.3.
इजी है कि नहीं है, मतलब कन्वर्जन, ये बाकी तो कैलकुलेशन छोड़ दो, आप कैलकुलेशन तो न्यूमेरिकल पे बेस्ड है, क्या ये इजी है कि नहीं? कहाँ पे? ओके, आंसर तो आ गया, विच वन, बी, 1.12। हाँ सर। इसको ऐसे समझो, अभी इसको ऐसे समझो, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये क्वांटिटी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये अगर थ्योरेटिकली हमें मालूम है तो प्रैक्टिकली कितने भी देना तो हम इसको कर सकते हैं। देखो अपना ये अभी ये प्रणव है सपोज, ठीक है, उसको मुझे जानबूझ के उसको 60% ही मार्क देने हैं, जानबूझ के देने ही है, 60% ही देने, ज्यादा ना कम। अगर 100 मार्क का पेपर होगा तो मैं 60 मार्क दे दूंगा, अगर 50 मार्क का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, तो कितने मार्क्स उसको आने चाहिए? सिंपल मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग ही करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा ना, राइट, कितने आएंगे 30। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो ये तो ठीक है, आधा था, ये सिंपल कैलकुलेशन था, लेकिन अब ये अगर मुझे 60% ही मार्क देने हैं, मतलब 100 में से मुझे 60% ही देने हैं, और 20 क्वेश्चन का ये पेपर है, तो ये कितने मार्क देने पड़ेंगे, कैलकुलेट करना है, तो मैं वाई कर दूंगा इसको, एक्स वाई जेड, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल बात है। चलो और कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, सबसे ज्यादा फोकस क्वेश्चन पर देना। देखो तो 47, सर याचं काय मिनिंग आर मेड टू रिएक्ट टू कम्प्लीशन? कहाँ पे? when one mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react to completion, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे अज्यूम करो आप, रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी। दिशा आंसर करेक्ट नहीं। सर ये ऑप्शन अच्छा ए है, हाँ ए सही है। अमोनिया कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना दिया है? 1 मोल। रेशियो के हिसाब से देखो, रेशियो के हिसाब से देखो, अगर मेरे पास अ, ये 4 मोल है तो मुझे ऑक्सीजन 5 मोल चाहिए, मतलब ज्यादा चाहिए। अगर ये 1 मोल है तो ये उससे ज्यादा, मतलब 1.2 या 1 पॉइंट ऐसे थोड़ा सा तो ज्यादा चाहिए ना ऑक्सीजन, राइट। अब कितना चाहिए हम निकाल सकते हैं, इसको अननोन एक्स वाई जेड कंसिडर करके क्रॉस क्वेश्चन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चाहिए, ये लॉजिकली हमें समझ में आता है ना, तो अगर ये 4 है तो ये हमें 5 चाहिए। ठीक है, तो ये 1 है तो ये 1 से थोड़ा सा तो ज्यादा चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं दिया उन्होंने, 1 ही दिया, दोनों भी 1 ही दिया। तो लिमिटेड कौन है, कम क्वांटिटी में कौन है? तो ये पॉइंट समझ में आ गया, कम क्वांटिटी में ऐसे ही हमें क्लिक हो जाता है कि ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में, तो ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, ठीक है। अमोनिया कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया तो लेस कम लगता है ना, कम लगता है। ये क्लिक हो गया क्या सबको? सर म्हणजे मी असं डोकं लावलं नाही का की रिएक्टंट साईडला 10 ऑक्सिजन आहे आणि रिझल्टंट साईडला पण 10 ऑक्सिजन आहेत, म्हणजे बरोबर लावलं का डोकं? नहीं नहीं, वो रेशियो का कोई नाही सवाल ना? ही नहीं ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट वो देखो ही ना, आपको देखो दिया क्या है आपको,
आपको अमोनिया एंड O2 दिया है ना। देखो सिर्फ ये रिएक्शन को देख के हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं, अगर अमोनिया कितना है, अगर 4 है अमोनिया, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 5, मतलब ज्यादा चाहिए ना। कार का एग्जांपल ले लो ना, कार में स्टेयरिंग एंड व्हील्स सेम क्वांटिटी में नहीं चाहिए ना, स्टेयरिंग एक ही चाहिए तो व्हील्स 4 चाहिए। और मैं अगर कह दूं कि आपको पास 10 स्टेयरिंग है एंड 10 व्हील्स है, और आप 10 कार बना दो, तो कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते। रेशियो चाहिए ना आपको, वो क्वांटिटी तो चाहिए ना। उसी हिसाब से अगर ये 4 है और ये कितना चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है, ये लॉजिकल है, हाइपोथेटिकल है। हमें दिया है ये 1, चलो ठीक है 1, तो ये तो हमें 1 से ज्यादा चाहिए ना, ये देखो ना, ठीक है, और ये भी 1 दिया है, मतलब ये तो फिर कम दिया है, तो ये हमारा प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ज्यादा चाहिए हमें, कम दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे लॉजिक लगाना। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। सर सी ऑप्शन। अच्छा, बाकी लोगों को क्या आया, लगता तो नहीं है सी। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, राइट। सो देखो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, ये ग्राम का तो लैंग्वेज समझ में आता नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ग्राम टू मोल एंड मोल टू एटम्स। ठीक है, 1 बाय 1 जाते हैं। हाँ, एग्जाम में ये सब आने के बाद क्या आपको पूरा कैलकुलेशन करने बैठना है, बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे देखो मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ, इसके मोल्स कैसे निकालूंगा, 1/108। ठीक है, और एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको मैं एन ए लिखता हूँ, सिर्फ तो पूरा नंबर नहीं लिखता हूँ। ठीक है, ये ए का कैलकुलेशन हो गया। बी का कैलकुलेशन कैसे होगा, 1/24 इंटू, अगेन मैग्नीशियम है ना तो एन। ठीक है, चलो ये भी हो गया। सी का कैलकुलेशन देख लो कैसे करोगे, 1/, ऑक्सीजन है O2। ठीक है, 32। 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 Na करना पड़ेगा। 2 क्यों, हमें पूछा है एटम्स, और इसमें कितने एटम है, 2। ठीक है, एंड लास्ट का देखो 1/7 इंटू क्या आएगा, Na। अब जिसके मोल्स ज्यादा उसके एटम्स ज्यादा, ये तो लॉजिक है। कैलकुलेशन करके देखो, जिसके मोल्स ज्यादा आने चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कब आएंगे, जब ये जो फैक्टर है ना, डिनोमिनेशन का नंबर फैक्टर, वो छोटा होना चाहिए। छोटा होगा, हाँ। तो और सबसे छोटा है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये 16 आएगा ना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। इसने तो बता दिया था अभी आंसर, ओके, दिशा ने बता दिया था।
चलो देखो तो अभी सपोज द एलिमेंट x एंड y combines to form two compounds, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है when 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 moles of X3Y2 weight 9 gram, the atomic weight of X and Y are। पहले तो सोचो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं आपको एंड देन मैं आंसर बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन, इसको बेसिकली स्टैशियोमेट्रिक क्वेश्चन कहते हैं, मतलब ये मोल्स के साथ खेलना पड़ता है इसको। सोचो थोड़ा। मैं यहाँ पे गिवन लिखता हूँ एकदम सिंपल वर्ड में, x एंड y2 ये कितना है 0.1 मोल XY2 इज इक्वल टू वेट कितना है 10 ग्राम्स। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सपोज 1 मोल है, 1 मोल मैंने लिया सपोज, हाँ XY2, तो ये कितने ग्राम होगा? 100 सर। 100 होगा। अच्छा ये मॉलिक्यूलर वेट राइट, ये जो वेट है आ रहा है ना, क्या मैं इसको मॉलिक्यूलर वेट कह सकता हूँ ना, क्योंकि ये 1 मोल का है तो ये मॉलिक्यूलर वेट ही होगा, ग्राम पर मोल, हाँ राइट, ग्राम पर मोल होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं इसके लिए भी वैसे ही कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये दूसरे के लिए, ओके। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट निकलता कैसे है? वेट ऑफ एक्स, जो कि मैं एक्स लिख रहा हूँ, प्लस वाई का वेट, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, एटॉमिक वेट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2y इज इक्वल टू 100। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया, मुझे पहले गिवन वैल्यू से पहला इक्वेशन मुझे मिल गया। अब आपको इसके साथ दूसरा इक्वेशन निकालना है। हाँ दिशा, आंसर करेक्ट है। देखो कैसे करोगे, 0.05 मोल मतलब 9 ग्राम है ना, 9 ग्राम। मुझे ये 1 चाहिए, 1 कितने से मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये 1 आए? वाई 20 से करना पड़ेगा, 20 से। देखो ना 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा ना, तो ये 1 मोल इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई करो 180। इक्वेशन क्या बनेगा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। क्या ये 2 इक्वेशन समझ में आ गए? और अगर 2 इक्वेशन आ गए तो बाकी तो थोड़ा सा मैथ्स है। आ गए कि नहीं आए बताओ। चलो यहाँ पे मैं इक्वेशन को माइनस कर दूं, अच्छा रिपीट कर देता हूँ। चलो ये मेरा पहला मॉलिक्यूल है यहाँ तक, हाँ यहाँ तक मेरा पहला मॉलिक्यूल का दिया है उन्होंने। व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम, ये XY2 मॉलिक्यूल दिया है, कितना है 0.1 मोल, उसका वेट कितना है 10 ग्राम। लेकिन मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मतलब 1 मोल के लिए कितना वेट है वो निकालना है, 1 मोल के लिए। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से, तो ये 1 मोल हो जाएगा, राइट। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मोल, तो 1 मोल का वेट कितना हो गया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो ये 100 ग्राम हो गया। मतलब 1 मोल ये कंपाउंड ले लो तो 100 ग्राम इसका वेट हो गया, राइट, मॉलिक्यूलर वेट, राइट। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x प्लस एटॉमिक वेट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वेट ऑफ x एटम प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ y, क्योंकि y तो 2 है ना, तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। इज इट क्लियर यहां तक? यस सर। ओके, अब यहाँ पे वही चीज मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। 0.05 मोल दिए यहाँ पे मुझे, यहाँ पे 0.05 मोल दिए, उसका वेट दिया है 9। मुझे फिर से इसको 1 मोल कन्वर्ट करना है, तो 0.05 को किससे मल्टीप्लाई करो ताकि 1 आए, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिर्फ 2 से करूँगा तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो 0.1 होगा। 20 से करूँगा तो 1 होगा। तो ये 1 से 20 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे मॉलिकुलर वेट मिल जाएगा। तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना है? 180। फिर से इसमें एटम्स कौन कौन से है? एक्स के 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट ऑफ एक्स प्लस वाई के 2 है, ठीक है, 2y। अब ये दो इक्वेशन को मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करूंगा, माइनस कर दूंगा चाहे तो इक्वेशन को। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन 2 कहता हूँ, इस इक्वेशन 1 कहता हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूंगा, क्योंकि 2 की वैल्यू ज्यादा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। आप उसका रिवर्स भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब क्योंकि ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया, राइट। 3 में से एक x चला गया, 2x, और ये कितना बचा, 180 माइनस 100, 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। 40। ये x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, x की 40, y की आनी चाहिए 30। 30। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस सर। चलो और एक क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले देखो, समझो क्या पूछा गया है, क्या करना है, कैलकुलेशंस वगैरह पहले तो समझो उसको, बाद में हम सॉल्व करेंगे उसको। नाही कळलं। अच्छा, ओके, चलो 1 बाय 1 जाते हैं इसके पास। उन्होंने क्या कहा है, इक्वल मैसेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैज बीन टेकन इन अ कंटेनर। तो इनका मास कुछ ना कुछ इक्वल लेना पड़ेगा, तो उसको हम फिलहाल के लिए W कहते हैं, और ये W मास सबका सेम है। ये मास है मतलब ग्राम है ये, ठीक है। हाइड्रोजन का भी उतना ही ग्राम है, ऑक्सीजन का और मीथेन का भी उतना ही। हैज टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट अ टेम्परेचर 27 इन एन आइडेंटिकल कंडीशन। ओके, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। ओके, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इनका रेशियो लिया गया है, ठीक है। अब हमें एक तो चीज मालूम है ना
कि कोई भी गैस अगर हम 1 मोल ले लें तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है, कोई भी गैस हो फिर, ये तो हमें मालूम है, राइट। लेकिन कितना लेना चाहिए, 1 मोल लेना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मोल है, तो हाइड्रोजन के अगर मोल मुझे कैलकुलेट करने हैं, H2 के मोल्स में NH2 लिखता हूँ, उसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। कैसे करूँगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे गिवन वेट कितना है, W है, राइट। उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 2 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की, सॉरी हाइड्रोजन कितने हो गए, तो ये हो गए W/2। यहां तक समझ में आ गया क्या, मैंने सिर्फ मोल्स कैलकुलेट किए। ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, W/16 32 32 32। एंड मीथेन के मोल्स कितने होंगे, मीथेन के MCH4 8 W/16 W/16 होंगे, ठीक है। अब हमें पूछा गया है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इसका वॉल्यूम मतलब रेशियो निकालना है, या वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ओके, ये तो हो गई मोल्स। अब इस W को आप कितनी भी वैल्यू ले सकते हो, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद ऐसी वैल्यू डिसाइड करो कि जो कैलकुलेशन करने के बाद आपके सामने है, कैलकुलेशन करने के बाद एक होल नंबर आ जाए। तो ये तो थोड़ा सा लॉजिकल चीज है, ठीक है। W की वैल्यू 32 सर। कितनी लेनी पड़ेगी, 16 कितनी, एक मुझे W की वैल्यू ऐसी बताओ, कितने भी 0 से लेके 100 तक ऐसी वैल्यू बताओ कि 32 सर 32 डिवाइडेशन सब में जाना चाहिए। यस, 32 32 सर 2 नहीं, 32। लॉजिक देखो, 32 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, 16 सी ऑप्शन सर। देखो 16 आएगा कि नहीं। यहाँ पे 32 को 32 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। अच्छा, अगर आप 32 के बजाय 64 भी लेते हो ना, कोई भी नंबर, मतलब 64 ही नहीं, कोई भी नंबर लेते हो ना, कोई भी नंबर, तो भी ये रेशियो फिक्स, मतलब कैसे आएगा आंसर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज 64 ले लिया हमने, तो इसका आंसर कितना आएगा, 64 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 32 आएगा, 32 ये 2 आएगा, एंड ये 4 आएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, मतलब ये आप कोई भी नंबर 100 भी ले लोगे तो भी यही सी होगा। आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। रेशियो कैसे निकालोगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, आपको फिर से आंसर 16, 1 एंड 2 ही आएगा। अगर आप 100 में लोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, ओवरऑल आंसर सेम आएगा। समझा कि ऊपर से गया ये, सर। बाकी बाकी लोगों को सर समझा। आपण H2 ची मोल आधी काढले ना, हाँ, मोल्स का, W/2 आणि W/32। यस, मोल्स निकालें, मोल्स, क्योंकि ये वॉल्यूम कौन डिसाइड करता है, मोल डिसाइड करता है, तो हमें मोल निकालने पड़ेंगे ना। ये वॉल्यूम है ना, ये किस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है ना, मोल, तो हमने मोल कैलकुलेट किया और मोल का रेशियो लिया, वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। ओके, जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, लॉजिकल क्वेश्चन है।
सर ऑक्सिजनचं 1 मोलचं किती व्हॉल्यूम आहे सर? म्हणजे ते ॲटॉमिक नंबर लक्षात ठेव, 16. पाठ करून टाक. तर ते लक्षात नाही राहत मला, जरा ते करावं लागेल थोडं. करेक्ट है दिशा आंसर. हम्म. सर डी आणि सी मध्ये कन्फ्युज आहे. सगळ्यात सोपं आहे. ओके चलो. निकालना क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया है कि 18 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये इसका तो आंसर 18 हो गया. ठीक है, नंबर ही कैलकुलेट करना है, तो इसका तो 18 हो गया. इसका निकालना है. अब मोल्स, तो हमें मोल्स का कन्वर्जन करना पड़ेगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में. कैसे करेंगे? एवोगाड्रो नंबर. तो मैं इसको सिर्फ Na लिखता हूँ, आपको एवोगाड्रो नंबर मालूम है 6.023 जो भी है. नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 18 डिवाइडेड बाय वाटर का कितना रहता है, 18 ही. ठीक है, तो ये हो गया 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मतलब Na. ठीक है, इसके बारे में बात करें 1.8. अब ये क्वांटिटी कम है तो इससे तो कम ही होगा ना, फिर भी देख लेंगे. 1.8 डिवाइडेड बाय 18 तो ये आएगा 0.1 Na. अब मोल्स के हिसाब से बात करें तो ये तो कम, ज़्यादा मोल्स नहीं है, इससे ज़्यादा तो ये है, लेकिन इससे ज़्यादा मोल्स तो इसके पास है. और ये तो मॉलिक्यूल दिए हैं, तो ये तो मॉलिक्यूल मतलब ये सिर्फ 18 मॉलिक्यूल. इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. इसके इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके पास, सी के पास. इसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये कुछ है. लॉजिक समझे कि नहीं? मोल्स कैलकुलेट कर लो. दर्शना समझ में आया कि नहीं? ओके चलो ठीक है. तो चलो बच्चों, फिर आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे. आपका सिंपल काम है, बुक दी है आपको, तो एमसीक्यू ट्राई कर लो. ओके, जो एमसीक्यू ना आए ना वो मुझे बता देना, व्हाट्सएप पे वो भेज दो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दो, तो हम इसको डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है. ठीक है सर. और नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर हम तब तक स्टार्ट कर देंगे. ओके, ऑन एन एवरेज ना हमें एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है. अच्छा, और एक डिमांड नहीं बोल सकते, ये थे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स. चलो ये भी बता देता हूँ. अभी तो मैं सिर्फ 11 के बता देता हूँ. ठीक है, 11 के हिसाब से 12th का कल बता दूंगा. आपको दिखना चाहिए. पहले पार्ट का नहीं है क्या? ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, जिसको ज़्यादा वेटेज है वो मैं बता रहा हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट इसमें इसको सबसे कम वेटेज है. ठीक है, इसको भूल जाओ. इसको ठीक ठाक वेटेज है. मैं 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करूँ कि सबसे कम वेटेज वाला
तो मैं 1 स्टार कहूँ अगर इसको मैं 1s, 2s मतलब 2 स्टार एंड 3s मतलब 3 स्टार। 3 स्टार मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये मॉडरेट है, इस पे क्वेश्चन आएंगे तो मतलब बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं, और यहाँ पे बच्चों की गलती करने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि इसको आप 1s के कैटेगरी में डाल दो। हालांकि ये 2s के कैटेगरी मतलब उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा वेटेज रेटिंग कम दूंगा ताकि आपका उस पर ध्यान थोड़ा सा कम रहे। नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल है और इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ये भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, इस पे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। थर्मोडायनामिक बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये तो हो गया, ये इसको तो छोड़ ही दो, मतलब ये तो सवाल ही नहीं आता। ये जो आपने अभी पीरियोडिक टेबल में लिया है ना, उस पर ज्यादा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आए तो गलती से आते हैं। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया। इंपॉर्टेंस के हिसाब से बात करें तो थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाद में ये सेकंड कैटेगरी के बाकी थी। इसमें बात करें रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्टली क्वेश्चन लगभग आते ही नहीं, लेकिन थोड़े बहुत चीजें हैं जो हम देख लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये कोई इतना वेटेज वाला नहीं है। हाइड्रोजन नो ज्यादा वेटेज, एस ब्लॉक नो ज्यादा वेटेज, पी ब्लॉक यस 3s, वेटेज अच्छा खासा है, बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको 2s स्पेसिफिकली, और इसको भी 2s, लेकिन ये फाउंडेशन है आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये तो छोड़ ही दो, ये तो क्या है। ठीक है, ये हो गया 11 का, मतलब 11 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ये जो यहाँ पे थे, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सपोज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी इजी है, उतना एक चार्ट में वो खत्म हो जाता है। एंड सेकंड इसमें हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर। ठीक है, ये इजीली आप याद हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये फैक्टर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेटेज का हिसाब से है, मैं मार्क्स नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे तो मैं आराम से बता ही सकता हूँ। तो ये किसने कहा था दिशा, ये क्लियर हो गया ना आपको जो आपको चाहिए था। एंड 12 का मैं कल बता दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों फिर आज के लिए रुकते हैं। और कोई तो मुझे बताओ कि